नमस्कार, जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टैप आईएएस। आज के हमारे प्रतिबद्ध सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। सो दिस इज इन कंटिन्यूएशन विद द प्रीवियस सेशन, जहां पे हमने एग्रीकल्चर वाले थीम के ऊपर ही डिस्कशन किया था और उसके कुछ सब टॉपिक्स को डिस्कस किया था। आज का सेशन जो है वी आर गोइंग टू टेक डिफरेंट टॉपिक विद इन द एग्रीकल्चर थीम, राइट, एंड उसके ऊपर जो पीवाईक्यूज थे वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है एंड आप वहां से कंटेंट जो है फेच कर रहे हैं और अपने खुद के फ्लो चार्ट्स भी आप इन वीडियोस को देख के बना रहे हैं, अपने खुद के क्रिस्प नोट्स इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट्स। ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन विद टुडेज प्रतिबद्ध सीरीज, आपके सीएससी मेंस का वन स्टॉप सॉल्यूशन। ऑल राइट, सो वी आर टेकिंग द क्रॉपिंग पैटर्न्स वाला जो हमारा एग्रीकल्चर का सब टॉपिक है एक। तो क्या समझते हैं, देखिए क्रॉपिंग पैटर्न से हम बोलते हैं कि दिस इज द प्रोपोर्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स विच आर देयर, प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसमें डायनामिक एंड चेंजेस आर बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स। कौन से इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स के बेसिस पे क्रॉपिंग पैटर्न्स देखने को मिलते हैं? एक तो है स्पेशल वेरिएशन, दूसरा है टेम्पोरल वेरिएशन। मतलब डिपेंड करेगा कि कौन सा जोग्राफिकल लोकेशन है, कौन से टाइम में, कौन से पर्टिकुलर सीजन के अंदर जो है बात की जा रही है, राइट। देन फर्दर टाइप्स जो है हमारे पास क्रॉपिंग पैटर्न के, वी आर हैविंग थ्री मेजर टाइप्स। वन इज विद रिस्पेक्ट टू द राबी, जहां पे विंटर क्रॉप्स जो हैं सो की जाती हैं एंड दे आर हार्वेस्टेड ड्यूरिंग द स्प्रिंग टाइम। देन एग्जांपल में आप इसमें व्हीट एंड मस्टर्ड देखते हो। सेकंड व्हाट यू हैव इज द खरीफ, जिसको बोला जाता है खरीफ क्रॉप्स, जो मॉनसून क्रॉप्स होती हैं, ड्यूरिंग मॉनसून सो की जाती हैं। एंड मेज, राइस, ये इसके मेजर एग्जांपल्स के तौर पे हमें देखने को मिलते हैं विद इन द कंट्री। थर्ड क्लासिफिकेशन रन्स विद रिस्पेक्ट टू द ज़ैद crops. So these are summer crops grown between Kharif and the Rabi, in दो seasons के कह सकते हो कि overlapping period में। And examples include tomato, cucumber, etc. तो ये तो हुआ हमारा टाइप। देन फर्दर जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी के बेसिस पे पैटर्न देखने को मिलते हैं, उसमें हम देखते हैं कि मोनोक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड रोटेशन जो है ना। तो मोनोक्रॉपिंग तो जैसे नाम भी सजेस्ट कर रहा है कि इट इज जस्ट वन क्रॉप, दैट इज दी ओनली क्रॉप, वन सिंगल क्रॉप स्पीशीज ही वहां पे हम लेके जा रहे हैं। बट इसमें इश्यूज रहते हैं, जैसे सॉइल के डिग्रेड होने की, उसकी क्वालिटी जो है कम होती है, इंक्रीज पेस्ट की दिक्कत जो है देखने को मिलती है, राइट। इसकी वजह से मोनोक्रॉपिंग जो है हर जगह सूटेबल हमें नहीं दिखाई देता। सेकेंड, यू हैव मिक्स्ड क्रॉपिंग, जहां पे आप दो या मे बी उससे ज्यादा क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली जो है उगाने की कोशिश कर रहे हो। इसके बेनिफिट्स हैं, ये मोनोक्रॉपिंग के रिस्क को रिड्यूस करता है ना सिर्फ, बल्कि साथ साथ रेजिलियंस भी प्रमोट करता है, सॉइल की क्वालिटी भी बरकरार रहती है, राइट। सो डिफरेंट मैच्योरेशन टाइम्स एंड वाटर नीड्स की थोड़ी रिक्वायरमेंट इसमें हालांकि बढ़ जाती है। जैसे आप एग्जांपल बोल सकते हो व्हीट एंड ग्राम, ठीक है। तीसरा हो गया हमारा मिक्स के बाद, दैट इज कॉल्ड एज इंटर क्रॉपिंग, दैट इज प्लांटिंग मल्टीपल क्रॉप्स इन स्पेसिफिक रो पैटर्न्स, है ना। जैसे कई दफा आपने देखा होगा ना, खेत में ऐसे करके रोज में अलग 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 चीजें अगर किसान ने उगा रखी हैं तो बेनिफिट्स हैं इसके कि प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया जो है उसको ये बढ़ाता है, कह सकते हो। बट जैसे ऊपर था कि मेच्योरेशन टाइम्स और वाटर नीड्स, उसका थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे नेसेसरी हो जाता है। देन फोर्थ, यू हैव क्रॉप रोटेशन, है ना। सो दिस इज ऑल्टरनेटिंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द सेम ट्रैक्ट और द सेम पार्सल ऑफ लैंड, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये पर्टिकुलरली बेनिफिट करता है सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने में, मैनेज करता है इनपुट के लेवल्स को। अलग अलग तरीके के हिसाब से इसमें मैनेज किया जा सकता है, एक साल की रोटेशन, 2 या 3 साल की रोटेशन के अकॉर्डिंगली। सो इट इंक्लूड्स लेग्यूम्स टू एनहांस सॉइल फर्टिलिटी। तो ये हमारे पास क्रॉपिंग इंटेंसिटी के बेसिस पे अलग अलग पैटर्न्स। देन कौन से फैक्टर जो हैं इन्फ्लुएंस करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न्स को? इसमें हमें देखने को मिलता है कि फिजिकल, इकोनॉमिक, टेक्निकल और सरकार की पॉलिसीज वेरी इंपॉर्टेंटली, कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं वो भी दे प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। सो फर्स्ट वी से देयर आर फिजिकल फैक्टर्स, जो हमारे फिजिकल, एक कह लो फिजिकल जोग्राफी से गवर्न होते हैं, जिसमें आप प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल को इंक्लूड करते हो, सॉइल की टाइप को, एरिडिटी को, और टेरेन या फिर कह लो हाउ इज द टोपोग्राफी, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स। सेकंड वी कैन से द इकोनॉमिक फैक्टर्स, जिसमें प्राइसेस आ जाते हैं, इनकम मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है कृषक जो है,
and changing consumption patterns of the consumers and farm size. ये कह लो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो क्रॉपिंग पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करते हुए दिखाई देते हैं. Then apart from that we have technical factors, जिसमें आप कह सकते हो कि एक्सेस टू टेक्नोलॉजी कितनी है, मैकेनाइजेशन में कितना एडवांसमेंट दिया गया है, इरिगेशन किस तरीके से की जा रही है, एंड पावर का कितना स्टेबिलिटी है, उसके लिए क्या सुविधा उपलब्ध कराई गई है, राइट. एंड लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, government policies, that is what are the support prices for a particular crop, then subsidies and irrigation support from the policy side. तो ये सारे फैक्टर जो हैं इन्फ्लुएंस करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न्स को. फर्दर इफेक्ट्स, अगर आप इम्प्रॉपर क्रॉपिंग पैटर्न लगा को मान लो फॉलो करने लग जाओ तो उससे नुकसान भी है. इट हैज द पोटेंशियल टू कॉज एडवर्सिटी ऑन डिफरेंट अकाउंट्स. पहला, सॉइल और लैंड डिग्रेडेशन जो है कॉज कर सकता है, जो कि हमें देखने को मिलता भी है. पर्टिकुलरली इसके एग्जांपल्स के तौर पे देख सकते हो कि हरियाणा पंजाब के रीजन में ग्राउंड वाटर टेबल का डिप्लीशन हुआ है, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स की यूज़ करने की वजह से. एक आता है कि पंजाब में जो क्रॉप्स हैं दे हैव बिकम आर्सेनिक, है ना, उसकी वजह से कार्सिनोजेनिक बन गई हैं, राइट. सो दीज आर सर्टन फैक्टर्स जो आप कह सकते हो कि डिग्रेडेशन कॉज करते हैं इन सॉइल एंड लैंड क्वालिटी. सेकेंड इज डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. देखो सॉइल जो है बार बार रिपीटेडली अगर आप मोनोक्रॉपिंग जैसी चीज करोगे तो इट विल रिड्यूस इट्स इट विल लीड टू रिड्यूसिंग इट्स क्वालिटी. सो रिड्यूस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की वजह से न्यूट्रिशनल क्वालिटी कम होती है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है. फर्दर इट कैन ऑल्सो कॉज अ डिक्लाइन इन द अंडरग्राउंड वाटर टेबल. ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, जैसे वी नो दैट पैडी और राइस इज अ वेरी वाटर इंटेंसिव क्रॉप. अगर आप ऐसे एरियाज में ग्रो कर रहे हो उसको जहाँ पे वाटर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड एरियाज हैं, वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली वो कॉज करेगा इस चीज को. एंड ओवरऑल लीडिंग टू लेसर प्रोडक्टिविटी और रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी, जैसे इम्बैलेंस फर्टिलाइजर यूज में या फिर लोअर एफिशिएंसी इन वाटर यूसेज. चलो, नाउ कमिंग टू व्हाट आर द करंट क्रॉपिंग पैटर्न्स व्हिच आर बीइंग फॉलोड. ये कैसे उसमें हम काम कर रहे हैं. सो फर्स्ट इज इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. ओवर डेकेड्स वी हैव सीन स्टिल 32% 40% हम अभी भी हैं ग्लोबल एवरेज के, विच मीन्स अभी भी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. हम बेटर कर सकते हैं जो हम फॉलो करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न्स को, उनको मॉडिफाई करके. फर्दर सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है दैट इज फोकस ऑन बेसिक क्रॉप्स एंड लो अर्निंग पोटेंशियल के प्रोड्यूस को सेल करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ अपने गुजारे लायक ही फार्मर के पास जो है वो पैदावार हो रही है. देन शिफ्टिंग टू द क्रॉप्स विच आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स, है ना, तो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, एंड ऑल्सो डिक्लाइन इन स्टेपल फूड ग्रेन कल्टिवेशन. क्यों? क्योंकि ये फार्मर को इनकम थोड़ा बेटर देने की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है. देन देयर हैज ऑल्सो बीन ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर, है ना, जैसे हम स्टेट्स देखते हैं, हिमाचल प्रदेश हो गया पर्टिकुलरली, है ना, कि अच्छे खासे हॉर्टिकल्चर का यहाँ पे स्कोप दिखता है. सो व्हाट वी कैन से हियर इज that a major expansion in fruits production, and India stands at somewhere 10% of global fruit production, जिसमें पपाया, मैंगो, बनाना, एप्पल्स, ये आप देख सकते हो. फिर अर्बनाइजेशन जो हुआ है उसका भी इम्पैक्ट पड़ा है पैटर्न्स के ऊपर. क्यों? जमीन की जो अवेलेबिलिटी है उसमें चेंजेस की वजह से. दैट इज एक तो अवेलेबिलिटी के साथ चेंज इन द लैंड यूज एंड क्रॉपिंग पैटर्न. देखो सिंपल सी बात है, बात जो समझने वाली है क्या है कि अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो उसमें रेजिडेंशियल स्पेसेस बन रहे हैं, है ना, जैसे आपको देखने को मिलता है, घर बन रहे हैं, फ्लैट बन रहे हैं, कमर्शियल स्पेसेस बन रहे हैं नए नए, तो वो लैंड की अवेलेबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं, चेंज होती है. जो पहले जमीन पहले खेती में यूज हो रही थी, अब वो जमीन जो है आप देखते हो कि और दूसरे पर्पसेस के लिए यूज हो रही है ना. सो कन्वर्जन ऑफ अनकल्टिवेबल लैंड पॉजिटिवली अफेक्टिंग एग्रीकल्चर. अगर कल्टिवेबल लैंड को डाइवर्ट किया जा रहा है तो वो एक दिक्कत पैदा करेगा. देन द वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू ऑफ वाटर एफिशिएंसी, दैट इज ट्रांजिशन टू वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स, जिसमें आप कह सकते हो कि वो क्रॉप्स जो ज्यादा रेजिलिएंट हैं एंड इसके साथ साथ दे कैन विदस्टैंड वाटर क्राइसिस और वाटर शॉर्टेजेस, है ना, जिसमें हमें देखने को मिलता है मिलेट्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस रिप्लेसिंग राइस एंड sugarcane, which are otherwise water intensive crops. Then you have agroclimatic matching, that is aligning cropping patterns with specific climatic conditions
और इसमें गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो है दैट नीड टू बी देयर टू सपोर्ट एंड टू इम्प्रूव फर्दर द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, चलिए ग्रेट। देन करंट ट्रेंड्स के इम्पैक्ट्स या इफेक्ट्स क्या देखने को मिलते हैं कि इंक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। दूसरा, हाइब्रिड वेराइटीज सीड जो है उसमें बीटी, आप कह सकते हो जेनेटिकली मॉडिफाइड है ना, बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजुल है, राइट। और इसमें एक चीज देखिएगा कि चाहे जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी जीईएसी के अप्रूवल्स के बिना भी धड़ल्ले से बहुत सारी चीजें हैं जो करी जा रही हैं, राइट। देन थर्ड, फोकस ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें क्रेडिट दिया जाता है एक हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सिक्किम को, विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू बिकम 100% प्रमोटिंग ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, है ना। चौथा पॉइंट आप कह सकते हो कि हाई वाटर डिमांड, यानी कि इंक्रीज्ड वाटर यूजेज इन एग्रीकल्चर लीडिंग टू ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एंड उसके जो और पर्यावरण पे प्रभाव पड़ते हैं, है ना। So in fact we are using 10% of our water in agriculture sector and the need would increase अगर हम intensive cropping करते हैं। साथ ही साथ फॉरेस्ट एरिया का भी डिप्लीशन, क्यों, जमीन जो है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटना और जमीन जो है उसको लेके आना, जिसमें आप देखते हो चेंज लैंड यूज चेंज टू एग्रीकल्चर हैज बिकम वन ऑफ द लीडिंग कॉजेस फॉर रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट, और ये इकोलॉजिकल बैलेंस को भी डेफिनेटली इंपैक्ट कर ही रहा है। ये तो हुए ट्रेंड्स। फिर देखो, अब एक और मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको ये पता होना चाहिए कि चलो ये ट्रेंड्स तो ठीक है, मेजर्स फॉर इंप्रूवमेंट क्या है। सो इसके लिए आप बोल सकते हो कि प्रमोट एरिया स्पेसिफिक क्रॉप्स, पानी जहाँ पे या जिस हिसाब से लोकल कंडीशंस हैं वहाँ जो सूटेबल क्रॉप हो उसको प्रमोट किया जाए। डिस्करेज वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, क्योंकि पहले ही हम देखते हैं कि वाटर ग्राउंड वाटर टेबल्स इतने डिप्लीट करे जा चुके हैं इनके अडॉप्शन की वजह से। देन अडॉप्ट टू रेनफॉल पैटर्न्स, है ना, टू हेल्प देम एडजस्ट अकॉर्डिंगली। साथ ही साथ फोकस शुड बी मोर ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, राइट। देन एक्सप्लोरिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, लेकिन इसमें एक कॉशन वाला अप्रोच हमेशा होना चाहिए। दिस नीड्स टू बी डन विद स्लाइट और यू कैन से विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि थोड़ा सा सोच समझ कर थोड़ा सा ध्यान रख के कॉशियस अप्रोच के साथ, है ना, सेफ्टी इंश्योर की जाए, एफिकेसी इंश्योर की जाए बिफोर उसको वाइड स्प्रेड या मैसिव स्केल पे अडॉप्ट करने की कुछ बात हो। देन फर्दर एग्रीकल्चर मार्केट एंड उसमें रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव मार्केट सिस्टम्स फैसिलिटीज एंड एड्रेस द सप्लाई डिमांड गैप्स, है ना, जिसको लेके हमें देखने को मिलता भी है पे एमएसपी को लेके डिमांड या फिर कृषि कानून जो है सरकार लाई उसके ऊपर कुछ खास सहमति बन नहीं पाई, राइट। चलिए, देन कमिंग टू फर्दर इसमें इश्यूज जो फार्मिंग से रिलेटेड हैं, ये तो हमने देखा क्रॉपिंग पैटर्न। नाउ जो पर्टिकुलरली इश्यूज इंडिया में देखने को मिलते हैं, एक आपको देखने को मिलता है विद रिस्पेक्ट टू लेसर और लोअर प्रोडक्टिविटी, जिसमें आपको देखने को मिलता है कि क्रॉप यील्ड जो है एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी क्या क्या है। तो पहली बात तो क्रॉप यील्ड जो है रिलेटिवली इट इज लो, एज यू कैन से 2.6 टन पर हेक्टेयर फॉर राइस वर्सेस 6.5 टन पर हेक्टेयर विच इज एविडेंट इन आवर नेबर कंट्री चाइना। तो उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, तो एक तो हमें देखने को मिलता है कि आउटडेटेड फार्मिंग टेक्निक्स, सीड्स की क्वालिटी का कम होना, इरिगेशन फैसिलिटीज का कम होना और सॉइल की क्वालिटी का गिरना, है ना, दीज आर द फैक्टर्स। फर्दर पानी की किल्लत, वाटर स्कैसिटी, जिसमें इरिगेशन और ग्राउंड वाटर डिप्लीशन दोनों एंगल्स आते हैं। तीसरा आप कह सकते हो कि जो गुणवत्ता है हमारी मिट्टी की, भूमि की गुणवत्ता, हमने उसकी जो सॉइल को डिग्रेड कर दिया है, इरोजन डिप्लीशन एंड वेरी इंपॉर्टेंटली न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। तभी तो देखो ना आज की क्रॉप्स में आपको देखने को मिलता है कि यार वो वाला स्वाद नहीं है, वो वाली शायद बात ही नहीं है क्वालिटी में, जो मे बी एट द टाइम ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो सॉइल की क्वालिटी में डिफरेंस था, है ना, टाइम के साथ तो वो चीजें खराब हुई हैं, राइट। चलिए, देन फर्दर इश्यूज को कंटिन्यू करते हुए, तो फार्मर इनकम और डेट, के फार्मर के पास जो है एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट वो एक इशू रहता है, इनकम और डेट, है ना, डेट ट्रैप हमें देखने को मिलता है कि आज भी फार्म सुसाइड या फार्मर सुसाइड जो है इज अ वेरी मेजर चैलेंज, पर्टिकुलरली कुछ रीजन्स में अगर बात करी जाए तो, राइट। So average monthly income ranges between 8 to 10,000, which is much lower than the national average. और 52% rural household जो हैं they are in debt.
तकरीबन 50,000 के आसपास कह सकते हैं एवरेज डेट है ना। ये आपको सुनने में शायद लग रहा हो कि 50,000 क्या अमाउंट होती है, बट थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ समबडी हु इज हैविंग जस्ट 8,000 मंथली इनकम, है ना। देन फर्दर मार्केट एक्सेस और प्राइस फ्लक्चुएशंस। तो प्राइस फ्लक्चुएशंस, अगर प्राइस क्रैश कर जाते हैं तो आपको देखो ना, कई बार आपने देखा होगा कि सड़कों पे किसानों ने आलू फेंक दिए ऐसे या टमाटर फेंक दिए, है ना। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फेच द मिनिमम प्राइस, क्योंकि उनको लग रहा है कि यार इतनी तो मेरी लागत भी नहीं है निकलेगी इसमें, इसको अगर मैं मंडी ले जाके वहां पे सेल करूंगा तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट तो और ऊपर से पड़ेगा, जितना मेरी लागत है वो तो नहीं, तो पैसा मिल ही नहीं पाएगा, राइट। फर्दर द इशू और द emotive issue I must say of minimum support price, inconsistent implementation, dues and limited crop coverage जो है, delays and corruption in procurement, है ना। जब हम देखते हैं कि FCI को लेके ये कई बार बात आती है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उतना प्रोक्योर नहीं करता है, आप MSP का कर भी क्या लोगे जब वो प्रोक्योर ही नहीं करेंगे तो, राइट। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली द लेटेस्ट थिंग दैट इज क्लाइमेट चेंज। तो इसका इम्पैक्ट तो देखो देखने को मिल ही रहा है कि वेदर पैटर्न्स जो हैं जैसे पहले हुआ करते थे उसमें अब हमें एविडेंट है कि चेंजेस दिख रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं, है ना। वेदर पैटर्न्स जो हैं वो एराटिक से होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कह लो कि वैसे नहीं रहे हैं जैसे पहले हुआ करते थे। प्लस इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड्स, ड्रॉट्स इन द रीजन्स, तो ये भी प्रोडक्टिविटी को गिराते हैं, राइट। अडॉप्शन मेजर्स की क्या, अडेप्टेशन मेजर्स का क्या है कि नीड फॉर ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स एंड वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स जो बेटर हो। चलो ठीक है, फर्दर इसमें देखो क्या इश्यूज बचते हैं हमारे पास। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट करती हुई बात, दैट इज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर रिमेन्स इनएडिक्वेट, काम हो रहा है उसमें बट स्टिल वी नीड टू इम्प्रूव ऑन दिस काउंट। सेकेंड, अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको है ना रिपीटेडली कई बार गवर्नमेंट भी बोलती है दैट लो पेनिट्रेशन among small and marginal farmers despite initiatives like ENAM. देन यू हैव पॉलिसी एंड गवर्नेंस, के जो सरकार की तरफ से नीतियां और जो शासन का मुद्दा है। तो इसमें एग्रीकल्चरल पॉलिसीज एंड वेरी इंपॉर्टेंटली लैंड ओनरशिप, ये दो मुद्दे निकल के आते हैं। पहला कि इम्प्लीमेंटेशन गैप्स एंड इनएफिशिएंसीज इन स्कीम्स लाइक फसल बीमा योजना, उसको टाइम पे जो है पैसा अगर नहीं मिलता तो किसान के लिए जो है वो दिक्कत पैदा होती है। फर्दर फ्रैगमेंटेशन एंड टेन्योर इनसिक्योरिटी अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, दैट इज कि जमीन के ओनरशिप के अंदर, ठीक है, जो हम लैंड वाले रिफॉर्म्स में बात करके आए थे। तो ये हो गया पॉलिसी एंड गवर्नमेंट वाले फ्रंट पे। देन यू हैव द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट, के पर्यावरण से जुड़ा हुआ। तो इसमें एक तो है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, यानी कि प्रमोट करना ऑर्गेनिक फार्मिंग को, है ना, और नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स जो है वो सॉइल और वाटर दोनों के फ्रंट्स पे पोल्यूशन कॉज करता है, राइट। सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट पे जो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, जो हमारे कुछ इश्यूज देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल पंजाब का कोट किया। देन अर्बन और रूरल अर्बन माइग्रेशन, तो माइग्रेशन ट्रेंड जो है जैसे इकोनॉमिक प्रेशर्स ऑन दे आर ड्राइविंग माइग्रेशन टू सिटीज, यानी मोर पीपल मूविंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज टू दोज एरियाज जहां पे उनको लगता है कि उनकी इनकम बढ़ सकती है या बढ़ा सकते हैं अपनी इनकम। इससे होता क्या, लेबर शॉर्टेज इन एग्रीकल्चर एंड फेमिनाइजेशन ऑफ विलेजेस, के मेल पॉपुलेशन जो है वो आपको दिखता है कि रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट कर रही है। तो ये तो हुए हमारे पास कुछ इश्यूज। नाउ कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट इशू दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP इन एग्रीकल्चर। तो देखो डिफाइन इसको कैसे किया जाता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी टू इंश्योर मिनिमम सपोर्ट फॉर दी क्रॉप्स इन केस द फार्मर फेसेस इशू इन सेलिंग द क्रॉप्स, ठीक है। सो इट प्रोटेक्ट्स द फार्मर्स फ्रॉम शार्प डिक्लाइन इन द मार्केट प्राइस, कि अगर मान लो फसल जो है वो ज्यादा हुई, सप्लाई ज्यादा हुई, डिमांड उतनी नहीं है, तो सरकार एक तरफ से श्योरिटी देती है कि ठीक है, इतने सारे वेगरीज हैं, इतने सारे अनसर्टेनिटीज हैं, क्लाइमेट का भी इशू है, सप्लाई ज्यादा या आपका पैदावार ज्यादा हुई है, उतनी मार्केट में डिमांड नहीं है, तो सरकार जो है उसको प्रोक्योर कर लेगी, है ना। ऑब्जेक्टिव सेफगार्ड करना किसान के इंटरेस्ट्स को, स्टेबल इनकम इंश्योर करना एंड एनकरेज कंटिन्यूड फार्मिंग एंड एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर ये नहीं होगा तो कैसे आप फूड सेल्फ सफिशिएंसी कैसे आप बरकरार रख पाएंगे। देन फर्दर इसी में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखा है तो 1960 के ग्रीन रेवोल्यूशन से कह सकते हो
aimed at ensuring adequate production of essential food grains, जहाँ पे if you remember हम PL 480 नाम का एक USA का कानून और इसके तहत हम फूड ग्रेन वहां से घटिया क्वालिटी के इंपोर्ट करने पे मजबूर थे, है ना। एंड स्टेबलाइजिंग फूड प्राइसेस, जब बाद में ऑनरेबल लेट श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, हम सॉरी, है ना, शास्त्री जी ने जब नारा दिया था जय जवान जय किसान वाला, और एक वो उन्होंने अपील की थी नेशन से। देन एवोल्यूशन कैसे हुआ? एक्सपेंडेड टू इंक्लूड वेरियस क्रॉप्स बियॉन्ड सीरियल्स इंक्लूडिंग पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड इवन सर्टेन कैश क्रॉप्स। ठीक है, तो इस तरीके से कह लो शुरुआत देखने को मिलती है हमें। फिर मैकेनिज्म कैसा है? डिटर्मिनेशन इज डन बाय द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, लेकिन CACP सिर्फ याद रखना रेकमेंड करता है, डिसाइड कौन करता है? CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, फैक्टर्स कौन से कंसीडर करता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मार्केट ट्रेंड्स एंड नीड फॉर फूड सिक्योरिटी। तो CACP ने जो रेकमेंड कर रखी है MSP 22 क्रॉप्स के लिए एंड फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस FRP फॉर शुगर के। चलिए, फिर कॉस्ट टाइप्स में हमारे पास A2, A2 प्लस FL और C2 हैं। ये कौन कौन से होते हैं? A2 इज द पेड कॉस्ट, पेड आउट कॉस्ट। A2 प्लस FL में हम बोलते हैं पेड आउट कॉस्ट। साथ में इम्प्यूटेड फैमिली लेबर के, अगर मान लो किसान के परिवार से किसी ने कुछ लेबर दी जिसके लिए अगर आप किसी और को रखते तो आप उसको पैसे देते, तो हम वो वाला कॉस्ट यहाँ पे ऐड कर देते हैं। एंड C2 is called comprehensive cost, that is includes land rate and capital interest। ठीक है, so that is the different cost types। तो सिग्निफिकेंस देखो क्या है इसका, कि एक तो प्राइस की गारंटी करने में थोड़ी हेल्प करता है, प्राइस अश्योर करता है, ऑल्दो अभी तक भी लीगल बैकिंग नहीं मिली हुई है, बट स्टिल आप कह सकते हो कि जितना प्रोक्योर होता है उतने की गारंटी तो देता है। दूसरा, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करता है कि सरकार जो PDS में डिस्ट्रीब्यूट करती है ना, स्टेबल प्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जांपल कह सकते हो कि 330 मिलियन टन फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन। देन थर्ड इज प्रोटेक्शन इन टर्म्स ऑफ मार्केट, शील्ड करता है प्राइस वोलेटिलिटी से। चौथा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ आप पुश कर सकते हो अगर आप अलग अलग डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स के ऊपर MSP को इन्विसाज करते हो। देन फिफ्थ, रूरल पॉवर्टी को थोड़ा कम करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि किसान यहाँ पे देखता है कि डिसगाइज्ड एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक इशू है ही है। देन सिक्स्थ, आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट, जैसे फैसिलिटेटिंग टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स, अगर कुछ उसके पास इंश्योर्ड इनकम रहेगी तो, है ना। एंड साथ साथ इंश्योरिंग प्राइसेस रिमेन स्टेबल, कि कंज्यूमर के लिए प्राइसेस जो है कमोडिटीज के वो बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। चलिए, तो फर्दर इसमें चैलेंजेस क्या हैं? चुनौतियां तो हैं ही हैं, आपको देखने को मिलता भी है ना। तो पहली बात तो क्रॉपिंग पैटर्न में डिस्टॉर्शंस कॉज हुए, जबकि आप देखते हो कि राइस जो है एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, फिर भी नदर्न इंडिया में ग्रो किया गया, ये कंटिन्यू आज तक भी होता है ग्रो करना। क्यों? क्योंकि इसके पीछे MSP का सपोर्ट था, है ना। तो व्हीट, राइस, शुगर केन, दे आर मोर डोमिनेटिंग क्रॉप्स। देन मार्केट डिसरप्शन, फ्रीक्वेंट MSP चेंजेस अफेक्ट सप्लाई एंड डिमांड फ्रॉम द पॉलिसी साइड। फिर एक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाला बर्डन कह लो, दैट इज ओवरवेल्म हो जाता है FCI विद सीरियल प्रोक्योरमेंट एंड इश्यूज फिर PDS में फेस करने को मिलते हैं। ऑल्सो इट लीड्स टू रीजनल डिस्पैरिटीज, कैसे? हायर प्रोक्योरमेंट नॉर्दर्न स्टेट्स में जो पंजाब हरियाणा का हम लेते हैं, एंड लो APMC डेंसिटीज इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री। फर्दर अगर पर्यावरण के संदर्भ में देखें, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, सो एनकरेजेस मोनोक्रॉपिंग। क्यों? क्योंकि कुछ फसलों पे ही है, एंड एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, जो पर्टिकुलरली पंजाब के स्टेट में देखने को मिलता है। देन लिमिटेड रीच है, ओनली 6% फार्मर्स जो है वो बेनिफिट कर पाते हैं इसका, एंड लो अवेयरनेस अमंग डिफरेंट फार्मर्स इन द कंट्री। और लास्ट में एक WTO वाला इशू, इट इज व्यूड एज ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एंड फेसेस इंटरनेशनल प्रेशर टू बी रिमूव्ड, है ना। बट उसमें चलो वी आर विद स्टैंडिंग दैट प्रेशर कि भाई ठीक है, हमारे किसान को हम मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते, राइट। चलिए, देन फर्दर रिकमेंडेशन फॉर रिफॉर्म्स क्या दिया जा सकता है? कि एक तो स्वामीनाथन द ग्रेट लेट श्री MS स्वामीनाथन कमेटी, कि MSP should be 50% above production cost and government aims for 1.5 times production cost। रिफॉर्म एंड मॉडर्नाइजेशन में एग्रीकल्चरल मार्केट्स हो, चाहे डिस्टॉर्शंस हो या मैकेनिज्म्स हो, उनको इवॉल्व करने की जरूरत है। एंड एक ये लीगलाइजेशन की जो डिमांड है, इसकी भी जरूरत है। अब इसके ऊपर देखो मतलब इट्स डिबेटेबल, बट ठीक है, रिफॉर्म्स में आप सजेस्ट कर सकते हो कि देयर कैन बी अ मिडिल ग्राउंड, अ मिडिल पाथ व्हिच कैन बी फाउंड आउट। तो फ्यूचर डायरेक्शन में MSP की ये कहा जा सकता है कि डिपेंड्स ऑन हाउ वी नीड टू और हाउ वी इंटेंड टू इंप्रूव मार्केट मैकेनिज्म्स,
साथ ही साथ जो रीजनल या क्षेत्रीय हमें इम्बैलेंसेस देखने को मिलते हैं, एंड एनहांस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस, ऑल्सो स्ट्रेंथन फार्मर सपोर्ट एंड एक्सेस। तो ये सारा आप कह सकते हो कि एमएसपी में फर्दर हो सकता है। ऑल राइट, देन फोकस एरियाज में आप कह सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग हो गई, एडवांसमेंट्स हो गई प्रोसेसेस की, जिसमें adaptation of MSP processes and effective support for farmers, and beyond legalization की बात हो रही है, क्योंकि सिर्फ लीगलाइजेशन जो है अकेला सारे इश्यूज को एड्रेस नहीं करेगा, ठीक है। कुछ जो है सिर्फ ये कह दो हाइप ज्यादा बन गया कि हाँ लीगलाइजेशन से सारे समस्याओं का हल निकल आएगा, बट इट इज नॉट अ पेनेशिया, ये रामबाण इलाज नहीं है, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। चलो ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एसोसिएटेड सब टॉपिक, फूड सिक्योरिटी। ऑल राइट, सो फूड सिक्योरिटी में हम क्या बोलते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फूड सप्लाई एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, पहला ए। दूसरा ए इज रिगार्डिंग एक्सेस ऑफ दैट फूड, जिसमें बोलते हैं कि इकोनॉमिक एक्सेस एंड फिजिकल एक्सेस बोथ। एक हो गया इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी, दैट इज खरीद पाए हर व्यक्ति, और दूसरा है उसकी रीच से रिलेटेड। रीच कहाँ से है? एक्सेस से, फिजिकल एक्सेस से, लॉजिस्टिक्स की जहां बात आती है ना। देन यूटिलाइजेशन, न्यूट्रिशनल क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी, के वो भाई खाने लायक भी हो, है ना। एंड स्टेबिलिटी, कि भाई कैसा हो, कंसिस्टेंट सप्लाई हो, रिजिलियंट टू शॉक्स, है ना, क्लाइमेट चेंज या इकोनॉमिक शॉक्स। तो इसमें डायमेंशंस क्या क्या देखने को मिलते हैं हमें? अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, यूटिलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी, ये हमारे सारे डायमेंशन हो गए जो भी हमने डिस्कस किए। फिर देखो चैलेंजेस क्या हैं, तो चैलेंजेस हैं दैट देयर इज पॉवर्टी, जिसमें इकोनॉमिक इनेबिलिटी दिखती है टू परचेज सफिशिएंट फूड, ताकि सारी न्यूट्रिशनल नीड्स जो है वो पूरी हो पाए फैमिली की। सेकंड इज विद रिगार्ड टू क्लाइमेट चेंज, जो इम्पैक्ट करता है प्रोडक्टिविटी को। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं फसलों को। कई बार आपको देखने को मिलता है कि बेमौसम की बारिश है, फसल जो है वो तैयार खड़ी है, हार्वेस्ट का टाइम है, उसको कट करना है, और उससे पहले बारिश पड़ गई, मौसम ऐसा हुआ, एंड इट लेड टू क्रॉप लॉस। देन population growth, so increased demand for food and pressure on natural resources. Then the very important issue, globalization, this leads to disruption on local food systems, है ना, कि exotic foods और इधर उधर fancy foods, right, and loss of traditional practices। ये भाई ये traditional practices जो है ना, healthy practices हुआ करती थी, scientific हुआ करती थी, जिसको हमने आगे pass on तो नहीं किया अच्छे से, और आज की डेट में they are biting dust and they are losing relevance and knowledge also। then संसाधन और उसका डिप्लीशन, रिसोर्स डिप्लीशन, दैट इज ओवर यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज, सॉइल डिग्रेडेशन, है ना। तो ये कुछ चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। फिर सरकार के प्रोग्राम्स क्या चल रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि TDS, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, है ना, ये आपने पढ़े हुए हैं पहले ही। सो ICDS, मिड डे मील स्कीम, या इसको आप PM पोषण के नाम से जो बोला जाता है ना, समग्र शिक्षा अभियान के तहत, एंड PMGKAY, गरीब कल्याण अन्न योजना। ये वैसे भी आपको इसमें और ऐड खुद भी आप सर्वे से कर सकते हैं। चलिए इनिशिएटिव क्या है, सो SDG 2, सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 जो है, एंड हंगर बाय 2030, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO, है ना, फूड फोर्टिफिकेशन, ऐसा ये सारी चीजें हैं, बात होती हैं एट द ग्लोबल लेवल। फिर स्ट्रैटेजी जिसके थ्रू आप एनहांस कर सकते हो फूड सिक्योरिटी को, तो पहली बात तो देखो कि उत्पादन बढ़ाना तो आवश्यक होगा ही होगा, क्रॉप यील्ड बढ़ाना। दूसरा, मोनो क्रॉपिंग को ब्रेक करना, डाइवर्सिफाई करना, है ना, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, मिटिगेशन को भी रिस्क करता है, रिस्क को भी मिटिगेट करता है। तीसरा, इंपॉर्टेंटली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, बेटर स्टोरेज फैसिलिटीज, बेटर यू कैन से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, पूरा का पूरा कह लो यहाँ पे वो लॉजिस्टिक्स वाला एंगल आ जाता है, ठीक है। देन फर्दर न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स एड्रेसिंग malnutrition, ensuring balanced diets and climate resilient practices, जिसमें क्या बोल सकते हैं हम कि resilient to climate change and adopting environmental impacts, कि जैसा अब जो चीजें कर चुके हैं पास्ट में उसको तो भुगतना ही पड़ेगा, अब उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं उस चीज के प्रति, और फ्यूचर में कोशिश कर सकते हैं कि और जो है नुकसान या खामियाजा ना पहुंचाया जाए। चलो ठीक है, देन कमिंग टू अनदर सब टॉपिक इसी के अंदर छोटा सा, उसके बाद PYQs पे जाएंगे हम कि ई टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चर। तो इसमें देखो एक चीज देखने को मिलती है विच इज कॉल्ड प्रिसीजन एग्रीकल्चर, दैट इज व्हाट इज दिस, के ऑप्टिमाइजेस क्रॉप फार्मिंग एट द फील्ड लेवल
एंड यूजेस थिंग्स लाइक जीपीएस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड डेटा एनालिटिक्स के कौन से पर्टिकुलर जगह पे कौन सी क्रॉप की यील्ड अच्छी आ सकती है टेक्नोलॉजी के थ्रू उस चीज को जान के और काम करने का मतलब। सो टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व कैसी कैसी हैं, यू हैव जीपीएस जिसमें आप मैप और मॉनिटर करते हो फील्ड्स को। ड्रोन्स को यूज किया जाता है एरियल इमेजरी के लिए, रियल टाइम डेटा कलेक्शन के लिए, सर्वेस के लिए वेरी इंपॉर्टेंटली, जैसे फसल बीमा योजना जैसी स्कीम्स के तहत। देन द यूज ऑफ सेंसर्स, मॉनिटरिंग सॉइल मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट लेवल्स को ट्रैक करना और उसकी क्रॉप उसकी हेल्थ को मॉनिटर करना। So that is the basis of it, the basics of it, है ना। Then you have artificial intelligence and machine learning। तो application of precision agriculture क्या है, एक तो आप predictive analytics के बारे में देख सकते हो कि forecast कर सकते हो थोड़ा weather का pattern जो है, pest outbreaks and crop के yield को estimate कर सकते हो, जो क्या करेगा कि एटलीस्ट क्रॉप फेलियर को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। देन देयर इज स्कोप फॉर इंक्रीज्ड ऑटोमेशन, प्लांटिंग में, वीडिंग में, हार्वेस्टिंग में। ये ठीक है हर जगह नहीं जहां पे किसान खुद करना चाहे, है ना, बट दिस कैन हेल्प इन फर्दर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। देन वी हैव डीएसएस, दैट इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स, एनहांसिंग फार्मिंग डिसीजन एंड यूटिलाइजिंग हिस्टोरिकल एंड रियल टाइम डेटा के पास्ट में कैसा यहाँ पे यील्ड या आउटपुट रहा है और आज का डेटा जो है उसकी एनालिसिस के बेसिस पे क्या यहाँ पे सही चीजें रहेंगी। चलिए, सो आईओटी कैसे काम कर रहा है, स्मार्ट सेंसर्स एंड कनेक्टेड डिवाइसेस, है ना। सो मेजरिंग सॉइल कंडीशंस हो सेंसर्स के थ्रू, या फिर वेदर पैटर्न हो, या क्रॉप हेल्थ को ट्रैक करना हो। अपार्ट फ्रॉम दैट रियल टाइम मॉनिटरिंग, कंट्रोल ऑफ इरिगेशन, मैनेजमेंट ऑफ ग्रीन हाउस एंड मॉनिटरिंग लाइफ स्टॉक, वो सारा आप इन्हीं सेंसर्स के थ्रू अपने डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करके ये सब कुछ कर सकते हो विदाउट इवन बीइंग फिजिकली प्रेजेंट इन द फील्ड 24/7। तो ड्रोन्स एंड एरियल इमेजिंग, एक तो फील्ड को मॉनिटर करने में और प्रिसीजन एप्लीकेशन में, है ना। तो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस प्रोवाइड करके एंड असेसिंग क्रॉप हेल्थ एंड ग्रोथ। फर्दर टारगेटेड एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। चलिए, सो फर्दर रिमोट सेंसिंग वाला जो इशू है, सॉरी रिमोट सेंसिंग वाला जो एप्लीकेशन है ई टेक्नोलॉजी का, दैट इज सैटेलाइट इमेजरी, हेल्प करता है लार्ज स्केल मॉनिटरिंग ऑफ क्रॉप्स, सॉइल कंडीशन एनालिसिस। मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स किस में हेल्प करेगा, एनालाइज करने में क्रॉप हेल्थ को, सॉइल मॉइस्चर को मॉनिटर करने में। वेरी इंपॉर्टेंटली क्रॉप डैमेज की असेसमेंट, कि अगर कुछ नुकसान है तो उसको भी असेस पहले ही करके चेत लिया जाए, है ना। सो सैटेलाइट एंड ड्रोन इमेजरी इनिशिएटिव लाइक फसल बीमा योजना को सपोर्ट कर सकता है एंड टाइमली कंपनसेशन जो है वो मुहैया कराने में हेल्प कर सकता है, क्योंकि देखो पहले तो सर्वे या उसका एस्टिमेट लगाना जरूरी है। देन फर्दर इसमें आप कह सकते हो स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम्स, जिसमें आप देखते हो कि ऑटोमेटिक एंड ड्रिप स्प्रिंकलर सिस्टम, से ये बिल्कुल बेसिक है, पढ़ा हुआ है हमने, है ना। देन फर्दर जीनोमिक टेक्नोलॉजीज, जिसमें क्रिस्पर नाम आपने ये यूपीएससी ने एक बार पूछा भी हुआ है प्री में, है ना, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, जीन एडिटिंग एंड जीन जेनेटिक मार्कर्स, तो ये जरूरी हो जाते हैं। दैट इज डेवलपमेंट ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स एंड क्रिएशन ऑफ एचवाईवी या फिर हाई यील्ड क्रॉप वेराइटीज, जैसा हमने फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे भी देखा था। जेनेटिक मार्कर्स क्या है, एनहांसिंग ब्रीडिंग प्रोग्राम्स एंड इंप्रूविंग क्रॉप ट्रेट्स। तो ये सारा आपका आ जाएगा अंडर जेनोमिक टेक्नोलॉजीज, बट डेफिनेटली ये एक जो लार्जर इकोसिस्टम है which must be in compliant with the genetic engineering appraisal committee and its recommendations। चलिए, फिर सरकारी इनिशिएटिव जो है वो कुछ मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, वैसे ये आप जो है अपने करंट अफेयर्स से ऐड करें तो और बेहतर होगा। जैसे ई नैम है, सॉइल हेल्थ कार्ड है, भारत नेट है, या मोबाइल एप्लीकेशंस में हमारे पास एग्री मार्केट ऐप है, उजवाहन ऐप है ना। देन वीकेसी विलेज नॉलेज सेंटर्स हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस है, लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन है, ई भूमि प्रोजेक्ट जैसे, है ना, ई मंडी, देन एडवाइजरी सर्विसेज, वेदर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंटली एम क्रश। ठीक है, तो यहाँ हो सकता है थोड़ा छोटा दिख रहा होगा फॉर्म, बट कोई बात नहीं, ये फाइल में डिटेल में आपके साथ शेयर हम कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे जाके आप फेच कर सकते हो। चलिए, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चंस। अब कुछ इसके ऊपर पीवाईक्यूज देखते हैं। पहला तो देखो ये सवाल क्या पूछ रहा है, हाउ डज ई टेक हेल्प फार्मर्स इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एक्सप्लेन। तो सिंपली यहाँ पे ई टेक से शुरू किया जा सकता है आपका इंट्रो जो है कि क्या कैसे ई टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है, कौन कौन से अलग अलग डिमेंशंस हैं उसके। दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर
बाय एनहांसिंग प्रोडक्शन मेथड्स, ऑप्टिमाइजिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड कॉम्प्रिहेंसिव लुक जो है इसका हम कैसे देख सकते हैं विद एग्जांपल्स एंड एडिशनल इनसाइट्स। सो यू कैन ऐड दीज थिंग्स जो हम पढ़ के आए हैं कि एनहांसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थ्रू ई टेक्नोलॉजीज कैसे हो सकता है, बेहतर पानी का इस्तेमाल, क्रॉप्स की मॉनिटरिंग, प्रिसिशन एग्रीकल्चर, एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल सर्विसेज, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड डिसीजन मेकिंग कैसा डेटा ड्रिवन जो आपको हेल्प कर सकता है ना। देन फर्दर मार्केटिंग में ई कॉमर्स एंड बेटर प्राइस डिस्कवरी, अगर हम डेटा को एनालाइज करते हैं, सप्लाई चेन को मैनेज करने में, लॉजिस्टिक्स को मैनेज करने में, जिसमें ये एग्जांपल्स हमने यहाँ पे कोट कर रखे हैं, इसको आप देख लेना। देन मार्केटिंग एंड प्रमोशन वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि सेल भी करना उस चीज को, है ना। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, फार्मर्स इनको यूज कर सकते हैं, जैसे कोऑपरेटिव्स हैं केरला में, केरला मार्केट्स में जो ऑर्गेनिक स्पाइसेस को मार्केट करते हैं थ्रू इंस्टाग्राम, फेसबुक एटसेट्रा, इंक्रीजिंग देयर सेल्स। देन ग्लोबल मार्केट एक्सेस, ये भी रीच कर सकते हैं हम। इंटरनेशनल ट्रेंड्स एंड सर्टिफिकेशन, जैसे कॉफी फार्मर्स इन चिकमंगलुरु यूज कर रहे हैं, है ना, टू एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स टू यूरोपियन मार्केट्स। देन क्राउड फंडिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, दैट इज कैपिटल, पैसे की एक्सेस को बढ़ाने के लिए, एंड मोबाइल एप्लीकेशंस फॉर मार्केटिंग, जिसमें डायरेक्ट सेल्स एप्स, जिसमें एग्जांपल कोड लिख सकते हो फार्मर्स फ्रेश, है ना, एंड इंश्योर फेयर प्राइस। तो ये हम बोल सकते हैं कि मार्केटिंग में टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। देन कमिंग टू दिस कंक्लूजन पार्ट के ई टेक्नोलॉजी जो है वो डेफिनेटली अडॉप्ट उसको करना अडॉप्ट करना जरूरी है, रेवोल्यूशनाइज कर रहा है एग्रीकल्चर को, है ना। वाइड अलग अलग टूल्स हैं हमारे पास जिनका हमने जिक्र किया है, डिस्कस करके आए इनको हम, एंड एग्रीकल्चर सेक्टर जो है अगर वो इनको एम्ब्रेस करता है तो डेफिनेटली वी कैन बेनिफिट द फार्मर ऑल्सो, बेनिफिट द कंज्यूमर ऑल्सो, एंड प्रमोट फूड सिक्योरिटी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, explain the changes in cropping pattern in India in context of changes in consumption pattern and marketing conditions। तो ये जो है सवाल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न्स है। तो हम ये देख सकते हैं कि ट्रेडिशनली अगर आप इंट्रोडक्शन देना चाहो तो क्रॉपिंग पैटर्न के कंटेक्स्ट में ही स्टार्ट कर सकते हो, दैट कैन बी वन गुड स्टार्ट टू दिस क्वेश्चन। स्टेपल फूड क्रॉप्स, राइस, व्हीट, जिनको एसेंशियल फूड सिक्योरिटी के लिए माना गया और बेनिफिट भी किया फ्रॉम एक्सटेंसिव गवर्नमेंट सपोर्ट एंड पॉलिसीज। लेकिन हाल ही में कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, डिमांड में और मार्केट डायनामिक्स में चेंजेस हैं, क्लाइमेट में चेंज है, जिसने शिफ्ट एक जो है नेसेसिटेट भी किया है, पुश भी किया है टुवर्ड्स हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक स्पाइसेस, फ्रूट्स, शुगर केन एंड फाइबर, है ना। चलो देन फर्दर इसी में कमिंग टू द मेन बॉडी, तो इसमें देखो चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न्स के बारे में बात की है, तो आप ये चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न्स एंड इम्पैक्टिंग क्रॉपिंग पैटर्न्स इसका आउटलाइन यहाँ पे करोगे। तो एक तो आप ये बताओगे कि जो डिमांड में एवोल्यूशन देखने को मिल रहा है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू डिमांड फॉर प्रोटीन रिच फूड आइटम्स, प्लस ग्रोइंग डिमांड फॉर डेयरी एंड मीट प्रोडक्ट्स, प्रेफरेंस फॉर केमिकल फ्री फूड जो ऑर्गेनिक वाला है ना, इसकी डिमांड देखो आजकल जो पेइंग कैपेसिटी रखते हैं वो दे आर रेडी टू शेल आउट एनी अमाउंट ऑफ मनी इस चीज के लिए, प्लस इंक्रीज फोकस ऑन न्यूट्रिशन, मतलब सिर्फ जो है वो फूड सिक्योरिटी की बात नहीं है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात है, एंड डिमांड फॉर एग्जॉटिक फूड्स। तो ये सारी चीजें पैटर्न जो है उसमें शिफ्ट जो है कॉज कर रही है। फिर देर आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखने वाली बात है कि चेंजिंग मार्केट कंडीशंस जो इन्फ्लुएंस कर रही हैं क्रॉपिंग पैटर्न, जैसे एक तो एक्सपोर्ट ड्रिवन एग्रीकल्चर, हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में भी एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं और एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में से हम मेजरली एक्सपोर्ट करते भी हैं चीजों को। देन इन्फ्लुएंस ऑफ द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के एफपीओ जो है वो भी पैटर्न्स में शिफ्ट कॉज कर रही हैं। साथ ही साथ एग्जांपल में आप नंबी का एफपीओ तमिलनाडु का जो प्रमोट करता है कैश क्रॉप्स लाइक टर्मरिक एंड वेजिटेबल्स, है ना। Then this cobweb phenomena, मतलब market driven in 1 year impacts cropping decision in the next, के एक साल का मार्केट जैसा रिस्पॉन्स रहता है, जैसा डिमांड रहता है, उससे अगले साल के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे स्पाइक इन अनियन प्राइस लेड टू ओवर सप्लाई एंड प्राइस क्रैश इन द नेक्स्ट ईयर इन नासिक, है ना। फिर सब्सिडीज का इम्पैक्ट, तो ये एमएसपी वाला बात करके आई है, है ना, इस वजह से हमें देखने को मिलता है हरियाणा पंजाब में एमएसपी होने की वजह से ही वीट और शुगर केन वीट और राइस जो है वो डोमिनेटिंग क्रॉप्स हैं। देन ई मार्केट प्लेसेस, दैट इज एक्सेस टू किसान केंद्र एटसेट्रा, है ना। बेनिफिट क्या है, रियल टाइम आपको प्राइस दिलाने में हेल्प करता है।
देन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड वैल्यू चेन्स, कैसे बड़े बड़े बिजनेसेस के साथ, एग्री बिजनेस के साथ पार्टनरशिप करके उन्हीं को अश्योर्ड प्राइसेस पे सप्लाई कर देना। चलो, तो कंक्लूड कैसे कर सकते हो कि एज हाईलाइटेड बाय द अशोक डालवाई कमेटी को रिपोर्ट कर सकते हो यहाँ पे, किस रिपोर्ट ने क्या कहा था कि अलाइनिंग क्रॉपिंग पैटर्न जो है जरूरी है विद चेंजिंग कंजम्पशन ट्रेंड, मार्केट डायनामिक्स, तभी हम फार्मर की इनकम को बढ़ा सकते हैं, है ना। साथ ही साथ अडॉप्टिंग विद सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर के अंदर इस चीज को सस्टेन्ड बेसिस पे आगे बढ़ाया जा सकता है, ना सिर्फ इवॉल्विंग कंज्यूमर डिमांड्स को मीट करने के लिए बट ऑल्सो प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, फार्मर की क्रॉप की प्रोडक्टिविटी और फार्मर की प्रॉफिटेबिलिटी उसको भी बढ़ाया जा सकता है, राइट। सो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते हैं। चलिए फर्दर एक और सवाल, हाउ डू सब्सिडीज अफेक्ट क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप डाइवर्सिटी एंड इकोनॉमी ऑफ फार्मर्स, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस, एमएसपी एंड फूड प्रोसेसिंग फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। अब देखो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, डाइवर्स क्वेश्चन है, मल्टीपल पार्ट्स हैं इसके अंदर, तो ये इसका चैलेंज यही है एक्चुअली। तो पहली बात तो एग्रीकल्चरल सब्सिडी जो है क्या है, दे आर क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ एग्रीकल्चरल पॉलिसी इन इंडिया, है ना। जो मेन क्वेश्चन का जो एरिया है, ये सब्सिडीज कैसे अफेक्ट करती हैं इन सभी चीजों को, तो एक एक करके इन सब के ऊपर आएंगे। सो फर्स्ट यू कैन टॉक ऑफ इम्पैक्ट ऑफ सब्सिडीज ऑन क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप डाइवर्सिटी एंड इकोनॉमी ऑफ फार्मर्स। तो पहली बात तो देखो क्रॉपिंग पैटर्न हम डिस्कस करके आए हैं, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट रहता है कि स्पेसिफिक क्रॉप्स को इनकरेज करता है, मोनोकल्चर का एग्जांपल कोट कर सकते हो। क्रॉप डाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट आता है, वो कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है, जैसे राइस बीट की बात होती है, पल्सेस इंस्टेड ऑफ, है ना, कि मिलेट्स की ज्यादा बात हो, अब तो चलो फिर भी हम प्रमोट कर रहे हैं इस चीज को। फिर इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन फार्मर्स के लिए खड़े होते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम होगा या नहीं होगा, एग्जांपल डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम्स लाइक पीएम किसान सम्मान निधि, एंड डिपेंडेंस ऑन सब्सिडीज के ओवर रिलायंस कैन लीड टू वल्नरेबिलिटी टू पॉलिसी चेंज, कि अगर इसी के ऊपर ज्यादा निर्भरता है तो, है ना। फिर पर्यावरण के स्तर पे अगर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखा जाए तो सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स खड़े हो सकते हैं अगर आप मोनोकल्चर या मोनोक्रॉपिंग को प्रमोट करने में लगे हुए तो। एंड इंक्रीज पेस्टिसाइड यूज लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है, उसको रिड्यूस करता है। चलिए फर्दर इसी में सिग्निफिकेंस क्या रहेगा क्रॉप इंश्योरेंस, एमएसपी एंड फूड प्रोसेसिंग का, तो हमें देखने को मिलता है दैट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू क्रॉप इंश्योरेंस, एक तो रिस्क मिटिगेशन मैनेज करने में हेल्प करता है, रिस्क विद रिस्पेक्ट टू चाहे क्लाइमेट हो, वेदर हो, है ना, पेस्ट हो या डिजीजेस हो। अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जांपल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अदर सब्सिडीज जो आप देखते हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कंपनसेशन फॉर लॉसेस, इनेबल्स फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, के किसान के पास चलो ऐसा नहीं होता कि इनकम आई ही नहीं और अगली बार के लिए क्रॉप जो है वो लगाने के लिए उसके पास उतने पैसे हैं ही नहीं। देन फर्दर मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिस्कस कर लिया हमने, तो मैं दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा। एंड फूड प्रोसेसिंग, ये तो चलो खैर हमारा ये टॉपिक बचा ही हुआ अभी। सो वैल्यू एडिशन है फूड प्रोसेसिंग, तो जॉब क्रिएशन में हेल्प करता है एंड रिडक्शन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज में भी हेल्प करता है। तो ये आपका दूसरा पार्ट जो है क्वेश्चन का ऐसे एड्रेस हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन पार्ट, दैट इज शेपिंग एग्रीकल्चर थ्रू सपोर्ट सिस्टम्स। तो इसमें एक तो रोल ऑफ सब्सिडी, सपोर्ट मैकेनिज्म्स एंड व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, मेनली कि बैलेंस अप्रोच चाहिए व्हिच कंबाइन सब्सिडीज विद डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। सिंपल सा फंडा ये है कि जो ज्यादा प्रॉब्लम या दिक्कत है वो मोनोक्रॉपिंग से, उसको ठीक करने के लिए वी नीड टू हैव स्ट्रेटजीज। गोल क्या है, टू क्रिएट अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। ठीक है बच्चे, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द प्रेजेंट चैलेंजेस बिफोर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, हाउ डू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो स्टार्ट बेसिकली क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू ही कर सकते हो कि है क्या ये, क्या एनहांस करता है रेजिलियंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट चैलेंजेस क्या है मेनली वो पूछा है सवाल ने, तो डायरेक्टली मेन बॉडी में हम जो है चैलेंजेस से ही स्टार्ट करेंगे। सो ये चैलेंजेस हम देख के आए हैं वैसे तो एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन में, स्टिल आई विल जस्ट गो थ्रू देम क्विकली। कि एक तो लिमिटेड अवेयरनेस एंड नॉलेज, कि क्यों क्या नुकसान है इससे, बढ़ाने की कोशिश की गई है नॉलेज अवेयरनेस, है ना, बट स्टिल दैट इज लैकिंग। जैसे आईसीआर का एक स्टडी, इंडियन काउंसिल ऑन एग्रीकल्चरल रिसर्च, क्या दिखाता है कि लेस देन 25% जो है अवेयरनेस ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक मिलेट्स एंड पल्सेस। देन मार्केट एक्सेस एंड डिमांड, ये एक और इशू है। रिस्क अवर्जन, एक्सेस टू इनपुट्स एंड रिसोर्सेज, पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशन सपोर्ट एंड क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, वही पॉइंट जो हमने डिस्कस किए हैं, इनको सिर्फ आप यहाँ पे यूज कर सकते हो एज चैलेंजेस।
फिर अपॉर्चुनिटीज जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करती हैं, ये अभी हमने डिस्कस किया है पूरा, जो टेक्नोलॉजी की वाली डिस्कशन में हमने बात की थी। तो प्रिसिशन एग्रीकल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, मोबाइल एप्लीकेशन, सॉइल हेल्थ मॉनिटरिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक। ठीक है, तो ये सारे वही पॉइंट्स बच्चे, देखो सिर्फ कुछ नहीं है, कंटेंट वही होता है, आपको सिर्फ ये देखना होता है कि कैसे आप उसको यूज करोगे आंसर्स में, राइट। इसीलिए प्रिसाइसली पीवाईक्यूज हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि आपने कंटेंट कवर किया है, लेकिन आपको ये नहीं चल रहा है पता कि कैसे उसको आंसर में यूज करना है या फिर उसको मोल्ड कैसे करना है आंसर में, राइट। ऑलराइट, ये हो जाएगा आपका मेन बॉडी पार्ट। देन फर्दर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की अगर बात की जाए, सो यू हैव नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, 15,000 crore allocated for schemes emphasizing high value crops, है ना। फर्दर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एंड वेरी इंपॉर्टेंटली प्रमोशन ऑफ मिलेट्स एज बीइंग कॉल्ड द सुपर फूड, एंड एक और नाम भी दिया गया, दैट इज श्री अन्न, है ना, श्री अन्न ये लगा लो, चलो, दैट इज विद रिस्पेक्ट और with a degree of recognition, है ना। So recognizes millets as nutritious and climate resilient, उसमें हेल्प करता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली दुनिया ने भी रिकॉग्नाइज किया 2023 को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, लीडिंग टू 15% इंक्रीज इन मिलेट प्रोडक्शन। तो देखो इसमें कई सारे फायदे हैं, एक तो ये सुपर रिच फूड है, न्यूट्रिशनल काउंट पे बहुत अच्छा है, जो कंज्यूम करे उसके लिए भी, फार्मर के लिए भी अच्छा है, क्लाइमेट रेजिलियंट है, विद स्टैंड कर सकता है कम पानी भी अगर हो तो, है ना। तो उस सेंस में भी इट इज गुड। देन फर्दर कमिंग टू द कंक्लूजन, तो although while changes to crop diversification we can see in India they are significant, and emerging technologies और जो support है government initiatives के through that it gives promising opportunities, so इनको leverage करके farmers जो हैं वो कई सारे barriers को overcome कर सकते हैं, productivity बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं, and contribute to a more sustainable agricultural future of the country, maintaining food self sufficiency and maintaining our status, है ना, जो हम food greenery या greenery of the world है। ultimately क्या कह सकते हैं कि promoting crop diversification is essential for achieving food security, increasing farmers income and fostering resilience against climate change. So that is on this optimistic या फिर एक positive थोड़े देखते हुए नोट पे आप यहाँ पे conclude कर सकते हो। चलिए, सो दैट इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू दिस सेशन। यहाँ से जो है अभी एग्रीकल्चर वाला थीम खत्म नहीं हुआ है, इसी को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। 2 में नहीं हो पा रहा है, देखते हैं एक या 2 और हमें सेशन इसके ऊपर कंडक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी तब तक आप लोगों ने क्या करना है कि इसके फ्लो चार्ट्स वाले डायग्राम्स अपने खुद के बनाने हैं, क्रिस्प नोट्स, ठीक है, इसको रिवाइज करना आसान रहे, और बाद में A4 पे बनाओगे तो बेटर है, बाद में खुद से ऐड भी करना है कुछ तो वो हो सकता है। एंड कंटेंट के लिए ये QR कोड स्कैन करके सर्वाधार हो या प्रतिबद्ध हो, वो फाइल्स वहां पे आपको अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। चलिए, सो आई विल टेक योर लीव, थैंक यू सो मच, दिस इज पीयूष साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय एंड टेक केयर।